गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आकांक्षा। हमारा जो भूगोल विषय है वो एक्चुअल में है क्या चीज़, ठीक है। तो जब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम विभिन्न नदियों का पढ़ेंगे, ठीक है, तारों का पढ़ेंगे, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, फिर मानव जीवन से रिलेटेड कृषि पढ़ेंगे, ठीक है, परिवहन पढ़ेंगे। तो अगर हम सारी चीज़ों का एक इंडेक्स बनाएं या एक समूह बनाएं तो हमें तीन चीज़ें निकल के आती हैं कि तीन चीज़ों में हम किस तरीके से हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड, दूसरा है हमारा अर्थ अर्थात पृथ्वी, और तीसरा है हमारा मानव जीवन अर्थात लाइफ। इन तीनों का समुच्चय ही क्या है? भूगोल है। क्या है? भूगोल। तो अगर हमें अपनी पृथ्वी के बारे में सारी चीज़ें पता करनी है, जाननी है, तो ये चीज़ सबसे पहले पता करनी पड़ेगी ना कि हमारी पृथ्वी उत्पन्न कैसे हुई। सूर्य जो हमारी पृथ्वी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे निर्माण हुआ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? उन सारी चीज़ों की शुरुआत होती है ब्रह्मांड के साथ अर्थात यूनिवर्स के साथ। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ब्रह्मांड निर्मित हुआ, किस तरीके से फिर ब्रह्मांड के अलग अलग पार्ट्स निर्मित हुए, जैसे जिनमें सूर्य एक तारा, उसका ही भाग है ब्रह्मांड का, हमारी पृथ्वी ग्रह है वो भी एक ब्रह्मांड का भाग है। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ब्रह्मांड है क्या चीज़, क्या है यूनिवर्स, क्या बोलते हैं। कोई ऐसी चीज़ है, कोई वस्तु है या कोई पिंड है। जैसे सूर्य तो हमें पता है कि एक पिंड है, ठीक है, पृथ्वी हमें पता है एक पिंड है। ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड ना कोई पिंड नहीं है, ये क्या है? एक असीमित समूह है। किसका? तारों का। आप कभी अमावस्या में, पूर्णिमा में कभी भी खुले आकाश के नीचे जाके खड़े हो, आपको ना आसमान में, आकाश में एक ऐसा तारों का एक समूह दिखाई देगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो अनंत तारों का समूह है जिसमें तारे हैं, स्पेस है, बस दो ही चीज़ें हैं, वो क्या कहलाता है? इसी को हम कहते हैं यूनिवर्स, ठीक है, अर्थात ब्रह्मांड। तो हम कह सकते हैं ना कि आकाश में जो असीमित दूरी तक फैला हुआ जो तारों का समूह है उसे क्या बोलेंगे हम? वही हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो शुरुआत से तो सारी चीज़ें थी नहीं, है ना, हमें कुछ पता भी नहीं था। तो क्या हुआ कि 140 ईसा पूर्व में, ठीक है, 140 ईसा पूर्व में अब लोगों ने, नए नए खगोल शास्त्री आए, लोगों के मन में क्या हुआ? जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। तो 140 ईसा पूर्व में एक हमारे खगोल शास्त्री आए, क्लॉडियस टॉलेमी। इन्होंने सबसे पहले अध्ययन प्रारंभ किया, ठीक है। ये नहीं बोलूँगी कि सारी चीज़ें उन्होंने एक बार में खोल के रख दी, क्योंकि ये ब्रह्मांड की चीज़ है। उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है, ऊपर तो जा नहीं सकते थे देखने के लिए। तो सब ने अलग अलग अंदाज के हिसाब से अलग अलग जो भी उन्होंने देखा कि हम जो देख पा रहे हैं, हम सूर्य देख सकते हैं, हम पृथ्वी देख सकते हैं, पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं, उसके आंतरिक भागों का अध्ययन कर सकते हैं। इनके आधार पे ब्रह्मांड के निर्माण का किस तरीके से हुआ ब्रह्मांड का निर्माण, इसका अध्ययन टॉलेमी ने आरंभ किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि जो असीमित दूरी तक जो भी तारे हैं, ग्रह है, उपग्रह है, आकाशगंगा है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो भी कण हमें आकाश में दिखाई देते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये ब्रह्मांड है, ठीक है। इन्होंने इस सारे समूह का क्या नाम दे दिया? इन्होंने नाम दे दिया कॉस्मॉस। क्या नाम दे दिया? कॉस्मॉस, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। अब इन्होंने शुरुआत तो कर ही दी थी, फिर धीरे धीरे ना क्या हुआ? प्रोसेसिंग जो भी थी, मतलब प्रक्रियाएं थी कि एक ने एक स्टेप बढ़ाई, हमारे टॉलेमी ने एक स्टेप बढ़ा दी। फिर लोगों का बहुत आकर्षण हुआ, अलग अलग जो भूगोलवेत्ता थे, खगोलवेत्ता थे, इनका आकर्षण बढ़ता गया। तो इन्होंने और सारी चीज़ें खोजनी प्रारंभ करी। धीरे धीरे चीज़ें एक स्टेप खुलती गई। फिर क्या हुआ? फाइनली जो आज का सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत जिसे माना जाता है, वो भी अनुमान पे आधारित है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सत्य ही माना जाता है। तो उससे रिलेटेड, ब्रह्मांड के निर्माण से रिलेटेड हमें सिद्धांत दिए गए, ठीक है। तो मुख्यतः दो सिद्धांत दिए लोगों ने, दो। पहला है हमारा स्थिर अवस्था सिद्धांत, जिसे हम स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये बिग बैंग थ्योरी तो काफ़ी प्रचलित है, सबने सुनी ही होगी। तो
तो इन दोनों सिद्धांतों में ये मुख्य रूप से हमारे वर्तमान समय में दिए गए मुख्य रूप से सिद्धांत हैं ये दोनों। इन दोनों सिद्धांतों में हमारा जो महाविस्फोट सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत है, इसे सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है। अभी हाल में ही स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच की सीमा में एक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का एक प्रयोग भी हुआ था, ठीक है। उसमें उन्होंने अनेक प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि बिग बैंग थ्योरी ही ब्रह्मांड के निर्माण का सबसे उत्तम और सबसे सही सटीक सिद्धांत है, सबसे सटीक थ्योरी है, जो कि जो भी वर्तमान में जो भी प्रमाण है, प्रूफ है, मतलब ना जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं उनका सबसे अच्छा प्रूफ क्या है, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही हमें मिलता है। मतलब हम अगर वर्तमान की चीज़ों को अगर आधार लें तो उनका कारण सिर्फ बिग बैंग थ्योरी द्वारा ही पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बिग बैंग थ्योरी को सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है। तो अब हम देखते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या चीज़ है। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि 140 ईसा पूर्व टॉलेमी ने शुरुआत कर दी कि ब्रह्मांड का किस तरीके से निर्माण हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ती गई। वर्ष 1960-70 में हमारे बेल्जियम के एक पादरी थे, जॉर्ज लेमेंतेरे। कौन थे? जॉर्ज लेमेंतेरे। इन्होंने दिया बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारी चीज़ों को लेके इन्होंने अनेक प्रयोग किए कि किस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हो सकता है ना। तो इन्होंने अपनी जो भी प्रयोग था उन्होंने दो अवधारणाओं को मुख्य आधार बनाया। दो अवधारणाएं कौन थी? पहला हमारा था काला पदार्थ, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा था हमारा विस्फोट अर्थात ब्लास्ट। तो अब देखते हैं कि क्या, पहला हम देखेंगे डार्क मैटर क्या चीज़ है। तो जो देखो डार्क मैटर, अब ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने ऊपर तो जाके देखा नहीं कि ब्रह्मांड किस तरीके से निर्मित हुआ होगा। तो एक परिकल्पना के आधार पर, एक सोच के आधार पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने बोला कि एक पदार्थ था, ठीक है, वो एक परमाणु से बना हुआ था, मतलब कि अत्यंत छोटा परमाणु, अत्यंत छोटा पदार्थ है ना, सिर्फ एक परमाणु था। अब सोचो कि बहुत सारे परमाणु से मिलके एक अणु बनता है और बहुत सारे अणुओं से मिलके एक पदार्थ बनता है। तो वो जो डार्क मैटर था, जो ब्रह्मांड के निर्माण का आधार था, वो सिर्फ एक परमाणु से मिला हुआ था, ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने ये बोला, और इस परमाणु, एक सिंगल परमाणु पदार्थ को इन्होंने क्या नाम दिया? हिग्स बोसॉन का नाम दिया। क्या नाम दिया? हिग्स बोसॉन, ठीक है। और इसकी एनर्जी, हर पदार्थ की, हर परमाणु अणु, किसी कुछ भी पिंड हो, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है। तो चूंकि मैटर डार्क मैटर के नाम से जाना गया, इसीलिए इसके अंदर की एनर्जी को हमने डार्क एनर्जी के नाम से संबोधित किया, ठीक है। अब इन्होंने इसके आधार पे, इस डार्क मैटर की इन्होंने दो विशेषताएं बताई, जिसके आधार पे ये जो हमारा काला पदार्थ था, डार्क मैटर था, ये ब्रह्मांड के निर्माण का आधार बना। इन्होंने बताया कि ये जो काला पदार्थ था, पहला तो इसका आयतन बहुत न्यूनतम था। अब हमने अभी पढ़ा कि ये एकल परमाणु था, ठीक है। एकल परमाणु मतलब एक सिंगल परमाणु, ये एक सिंगल परमाणु के बराबर, मतलब इसका आयतन अत्यंत न्यून था। इसके साथ साथ ये इस न्यूनतम आयतन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा तापमान था, और उसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा था। मतलब कि अगर हमें एज एग्जाम्पल लेना हो तो आप ये सोचो कि एक बहुत बड़ी सी शीट दे दी जाए आपको लोहे की, ठीक है, और उससे बोला जाए कि आपको उसे पिघला पिघला के एक छोटी सी बॉल, इतनी सी बॉल जिसका बस दिखे बस वो, ठीक है, एक बिंदी की टाइप पे, इस तरीके से आपको इस फॉर्म में उसे बदलना है। तो अगर इतनी बड़ी शीट को आप पिघला पिघला के इस बिंदी के आकार का करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका घनत्व तो अत्यधिक होगा, इसका तापमान भी अत्यधिक होगा, ठीक है। वो आप इतनी बड़ी शीट को आप सोच सकते हो ना, इतने से फॉर्म में उसको मोल्ड करना, इसका बहुत ज़्यादा घनत्व होगा, इतना शायद उठा भी नहीं पाओ। तो यही चीज़ इस डार्क मैटर की विशेषता थी कि इसका आयतन तो बहुत न्यूनतम था, लेकिन इसका तापमान बहुत ज़्यादा और घनत्व भी अत्यधिक था। तो क्या हुआ, ठीक है, अब हमने ये देख लिया, इसकी अवधारणा देख ली।
तो क्या हुआ कि 15 अरब वर्ष पूर्व हमारे जो जॉर्ज लेमेंतर थे उन्होंने बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व ये जो काला पदार्थ था इसमें बहुत ज़्यादा घनत्व था, इसका तापमान भी बहुत ज़्यादा था। तो बहुत, अब आप ये सोचो कि वो पदार्थ है, ठीक है, बहुत छोटा सा पदार्थ है, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई घनत्व में, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी जो जनरेट हो रही है एक टाइम के बाद वो विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हुई कि इतने अधिक घनत्व और इतने अधिक तापमान के कारण उस पदार्थ में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जो विस्फोट हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग अर्थात महाविस्फोट की संज्ञा दी जाती है। समझ आया? जैसे कि ये देखिए, इस तरीके की कुछ परिघटना हुई थी कि हमारा बिंदु था जिसमें विस्फोट हुआ और फिर इतने अलग अलग बहुत सारे हमारे पिंड निकल कर आए और इन्हीं पिंडों में जब संघनन हुआ ये आपस में जुड़े और यही हमारे ब्रह्मांड के निर्माण का आधार बने। ठीक है, तो समझ में आया कि बिग बैंग क्या चीज़ हो गई। तो फिर हमने देखा कि उस तरीके से बिग बैंग विस्फोट हुआ और अनेक पिंड निकले जिसमें आपस में वो पिंड धीरे धीरे संघनित होते गए और संघनन के कारण अलग अलग आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, हम आगे आने वाली क्लास में तारों के जीवन चक्र के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसा कि हमें पता था कि ये जो बहुत सारे पिंड हमने देखा अभी, ये बहुत सारे पिंड, इनमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, पिंड निकले। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये क्या हुए, आपस में संलयित हुए। इनके अंदर ना बहुत सारी गैसों का फॉर्मेशन भी हुआ जिसमें हाइड्रोजन गैस मुख्य रूप से थी। यही हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस के रूप में संलयित हुई और ऊर्जा का मुख्य कारण बनी और यही हमारे तारे का जीवन चक्र का आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो हमें समझ में आया आपको कि किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, बिग बैंग किस तरीके से हुआ, किस पदार्थ के द्वारा हुआ और किस तरीके से तारे का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो तारे थे जो हमने देखे, ये तारे अलग अलग पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। ठीक है, अब इन तारों ने अपने अपने आकर्षण के कारण ये अलग अलग समूह में बदल गए, अलग अलग समूह और अलग अलग आकृति में भी चेंज हो गए। कुछ एक्लिप्टिकल हो गए, कुछ स्पाइरल फॉर्म में आ गए, कुछ इरेगुलर फॉर्म में ही रहे। हमने अलग अलग नाम दे दिया उनके शेप के आधार पे। ठीक है, किसी को ESO 325 G004 इत्यादि ऐसे नाम दे दिए। ठीक है, तो ये जो अलग अलग समूह अलग अलग संरचनाओं में, ठीक है, तो ये जो अलग अलग समूह अलग अलग संरचनाओं में हमें मिले, इन्हें क्या बोलते हैं, तारों के समूह को हम बोलते हैं आकाश गंगा। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि किस तरीके से एक काला पदार्थ था जिसमें अत्यधिक घनत्व और अत्यधिक तापमान था जिसके कारण उसमें विस्फोट हुआ। यही विस्फोट बिग बैंग थ्योरी कहलाता है। ठीक है, इस बिग बैंग के कारण बहुत सारे आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ जिसमें आपस में संलयन हुआ, संघनन हुआ, बड़े पिंडों का निर्माण हुआ जिन्हें हम तारे कहते हैं। ठीक है, फिर ये तारे धीरे धीरे अलग अलग समूह अलग अलग संरचनाओं में विभाजित हुए जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे एक खगोल शास्त्री थे, कौन, हबल। ठीक है, हबल ने बनाया एक टेलीस्कोप और उन्होंने उसे भेजा ब्रह्मांड में। तो उन्होंने बोला कि ये जो हमारी जो आकाश गंगा, हमारा जो ब्रह्मांड है ना, वो अभी भी फैलता जा रहा है, मतलब कि ये एंड नहीं हुआ है। लेकिन आप ये बताओ, अब गाड़ी में भी पेट्रोल डलवाते हो, चाहे आप फुल टैंक भी करा लो, लेकिन एक टाइम के बाद वो पेट्रोल ख़त्म होगा, ईंधन ख़त्म होगा। वही चीज़ हमने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा था कि कोई भी तारा है उसमें ईंधन क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। ठीक है, यही हमारे ऊर्जा उत्पन्न का कारण होता है। तो एक टाइम के बाद ये जो हमारे आकाशीय पिंड हैं, जो हमारे तारे बने हैं, इनमें जो हाइड्रोजन है, ईंधन है, वो समाप्त होगी। ठीक है, जब वो समाप्त होगी ना, तो जो इसके अंदर का टेम्परेचर है, तारों के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होता जाएगा और कम होने के कारण ये क्या होंगे, सिकुड़ते जाएंगे। ये जो सिकुड़ने की प्रक्रिया है, और एक टाइम के बाद वो सिकुड़ के उसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति से वो शुरू हुए थे। ठीक है, तो जो शुरुआत थी, जो जहाँ से शुरुआत थी, हम वापस में गोल घूम के वहीं पहुँच गए। ठीक है, देखिए, ये जैसे
बिग बैंग हुआ, है ना, बिग बैंग हुआ, पहले छोटा सिंगुलर पदार्थ था, उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, उससे क्या बनी, हमारी आकाशगंगा बनी। आकाशगंगा का हम हबल ने बताया अभी क्या हो रहा है, विस्तार होता जा रहा है। जब ये मैक्सिमम एक्सपांशन हो जाएगा हमारे पूरे ब्रह्मांड का, उसके बाद जब इसके अंदर का ईंधन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि सारा कुछ संघनित होकर एक पिंड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जब इसमें बिल्कुल भी ईंधन नहीं बचेगा। हम आगे आने वाले जब तारों का जीवन चक्र पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये ब्लैक होल क्या होता है। तो ये जो अवस्था होती है ना, जब इसके अंदर का ईंधन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है तारों का, ठीक है, और इतना ज़्यादा ये घनत्व वाला पदार्थ बन जाता है कि जिससे प्रकाश भी आर पार नहीं हो पाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। और उसके पश्चात ब्लैक होल के बाद वापस वही स्थिति आ जाएगी जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, अर्थात एकल परमाणु वाली स्थिति आ जाएगी। ये जो थ्योरी है इसे क्या नाम दिया गया है, बिग क्रंच थ्योरी। क्या, बिग क्रंच थ्योरी, मतलब कि जो ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो हमारी बिग बैंग थ्योरी है, और ब्रह्मांड का जिस तरीके से अंत होगा वो हमारी बिग क्रंच थ्योरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि अभी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का प्रयोग किया गया था। ये देखिए, ये भूमि से 27 किलोमीटर नीचे दूर ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का प्रयोग करके हिग्स बोसॉन का निर्माण किया गया था, जो हमारा डार्क मैटर था उसका निर्माण किया गया। और उसके द्वारा बताया गया, जो भी हमारी प्रक्रियाएं हुई उसके द्वारा बताया गया कि जो बिग बैंग की परिघटना है वो ब्रह्मांड के निर्माण का सर्वाधिक सत्यापित स्वरूप है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर हुआ कि बिग बैंग के द्वारा किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, किस तरीके से उसमें विस्तार होता जा रहा है, और किस तरीके से आने वाले समय में वो एक बिग क्रंच के द्वारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास खत्म करती हूँ।